की कह रहे नहीं समझ आया, थोड़ा सा दोबारा बोल। प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर आंदी एडवांस टैक्स भर दिंदे जिसलै इनकम अर्न हाँ, होंदी। जिस टाइम इनकम अर्न हो रही है एक्चुअली टैक्स जो है वो तभी डिपॉजिट करा जाता है। कहने को हमने जब शुरू में कंसेप्ट पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि प्रीवियस ईयर में हम इनकम अर्न कर रहे होते हैं, और टैक्स जो डिपॉजिट कराना होता है या असेस करना होता है वो हम असेसमेंट ईयर में करते हैं, यानी कि सब्सिक्वेंट ईयर में करते हैं। बट रियल लाइफ में अब ऐसा कुछ नहीं है। हम प्रीवियस ईयर में ही इनकम अर्न कर रहे होते हैं और प्रीवियस ईयर में ही हमारा जो टैक्स है वो भी हम जमा करा रहे होते हैं। मतलब विद इन द प्रीवियस ईयर ही टैक्स भी अपना जमा है। यहाँ तो टैक्स जो है वो जौन सी पार्टी हमको इनकम दे रही होती है उसकी लायबिलिटी हो जाती है कि वो टैक्स जो है वो सोर्स पे ही काट दे। जैसे जब आप लोग सैलरी मिलनी शुरू होगी, जब आप एम्प्लॉय बन जाओगे किसी के, तो जो एम्प्लॉयर होगा वो आपका जो टैक्स है वो पहले दिन जब अप्रैल के महीने की सैलरी मिलेगी तो उसी में आपका जो पूरे साल का टैक्स है कैलकुलेट करके बैठा हुआ होगा, और उस साल के टैक्स में उसको डिवाइड बाई 12 करके जो है वो आपका टैक्स जो है वो काट के सरकार को जमा करा देगा कि अप्रैल की तनख्वाह दे दी, इसका अप्रैल से लेके मार्च तक का टैक्स जो है वो 1,20,000 रुपए बनता है। हमने 10,000 रुपए जो टैक्स है रिजल्टेंटली इसका काट के अप्रैल की तनख्वाह में से जो है जमा करा दिया है। इसकी सैलरी जो है 1,25,000 रुपए थी, इसको 1,25,000 रुपए नहीं दिए हमने, इसको 1,15,000 ही दिए हैं। 10,000 रुपए इसका टैक्स काट के जो है वो गवर्नमेंट को जमा करा दिए हैं। तो वो कंसेप्ट होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, टीडीएस। अब आपको जो है 1,15,000 रुपए मिल गए। इसके अलावा आपका एक अपना घर है जो किराए पे आपने दिया हुआ है, उसकी भी आपको जो है इनकम आती है। आपकी एफडी अकाउंट है उस पे भी आपको इनकम मिल रही है। आप कुछ शेयर्स खरीद रहे हो या आपने कोई छोटा मोटा बिजनेस भी खोला हुआ है, एक घर में आगे दुकान भी चला रहे हो, उसकी भी इनकम आ रही है। तो आपकी जो इनकम है वो अब हम मान के चलते हैं कि 1.25 लाख महीना ना होके करीब करीब 1.5 लाख महीने की है। तो 25,000 रुपए की जो आपकी एडिशनल इनकम आ रही है उसके ऊपर अब आपको अपने आप जो है वो कैलकुलेट करके टैक्स जो है वो सरकार का जमा कराना है। मीन्स 1.25 लाख की तो सैलरी थी, तो उस पे सरकार ने टीडीएस काट दिया। जो आपकी एफडी हुई हुई है उसपे बैंक टीडीएस काट देगा। बैंक जो है वो आपको जो है जो इंटरेस्ट देगा वो टीडीएस काट के देगा। अगर आपको किराएदार भी आपको जो है मीन्स आपका घर जो है वो महंगे किराए का है, मीन्स इट इज लाइक यू आर पेइंग, यू आर गेटिंग ए रेंट ऑफ 50,000 रुपए पर मंथ, आपको 50,000 रुपए महीने का किराया मिल रहा है, तो आपका जो किराएदार है वो भी आपको टीडीएस काटने के बाद ही किराया देगा। तो आपका जो इनकम आ रही है यहाँ तो आपका टैक्स जो है जो आपको इनकम प्रोवाइड कर रहा है वो टीडीएस काट देगा। और अगर आपको टीडीएस नहीं काटा गया है तो आप अपनी इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करोगे इनकम अर्न करते करते ही, और उसके हिसाब से जो है वो टैक्स जो है वो गवर्नमेंट की किटी में जमा कराते चले जाओगे। इसको हम एडवांस टैक्स कहते हैं। तो अब जो है वेयर द एडवांस टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द एसएससी टैक्स जमा कब कराना होता है, अगर उसकी एसएससी की जो एडवांस टैक्स लाइबिलिटी है, मींस उसको जो जो एडवांस टैक्स जमा कराना है। एडवांस टैक्स कैसे निकल के आएगा, जैसे मैंने आपका बताया कि आपका 1,20,000 रुपए का आपका जो है वो सालाना आपकी सैलरी के ऊपर इनकम टैक्स बना, और आपकी जो अल्टीमेट टैक्स लाइबिलिटी है जो आपके घर किराए पे चढ़ गया या आपको डिविडेंड टैक्स मिल गया या आपको जो है इंटरेस्ट के ऊपर जो है टैक्स लग गया, वो सारी टैक्स लाइबिलिटी मिला के मान लेते हैं कि अपनी जो है 1,30,000 ही आई, मीन्स 1,29,000 आई, 1,30,000 भी नहीं आई। तो वेयर द एडवांस टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द एसएससी इज 10,000 और मोर, द एसएससी शुड पे सच टैक्स इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ विद इन द ड्यू डेट। क्योंकि अब 1,29,000 ही आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनी है और 1,20,000 आपका टीडीएस कट चुका है, तो आपकी जो एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी है वो 9,000 ही रह गई। सिंस 9,000 इज लेस देन 10,000 रुपीज, तो अब आपको एडवांस टैक्स जमा कराना ही है। आप भूल जाओ एडवांस टैक्स उडूंस टैक्स। जब आपका साल खत्म होने को होगा तो उसके बाद आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा कराओगे, आपको एडवांस टैक्स जमा कराने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि आपकी एडवांस टैक्स की लायबिलिटी जो है दैट इज लेस देन 10,000 रुपीज। तो पहला पॉइंट जो हमने याद करना है वो ये है कि 10,000 रुपए से अगर कम है एडवांस टैक्स की लायबिलिटी तो आपको जो है एडवांस टैक्स नहीं जमा कराना। दिस इज एडवांस टैक्स जो मैं बोल रहा हूँ, टैक्स की लायबिलिटी नहीं बोल रहा हूँ, एडवांस टैक्स की लायबिलिटी। आपकी एडवांस टैक्स की लायबिलिटी क्या होती है वो अब हम देख लेते हैं कि एडवांस टैक्स लायबिलिटी क्या है। वो सेक्शन 209 के अंदर डिफाइन की हुई है। तो वो कैसे निकलेगी, एक हम पहले निकाल लेंगे जीटीआई, ये ग्रॉस टोटल इनकम बन गई हमारी पहली लाइन में जो है। ग्रॉस टोटल इनकम के बाद जो है चैप्टर 6 ए की डिडक्शन मिलेंगी। अगर एसएससी जो है वो ओल्ड टैक्स रिजीम में है तो उसे 6 ए की डिडक्शन सारी मिल जाएंगी, नहीं तो दो तीन तीन डिडक्शन तो उसको फिर भी मिलती हैं। तो जिस भी रिजीम में है उसको वो चैप्टर 6 ए की 3 डिडक्शंस लेके वो एस्टिमेटेड टोटल इनकम बना लेगा। ये उसकी टैक्सेबल इनकम बन गई जो एस्टिमेटेड टोटल इनकम है। अब इसमें से वो टैक्स लायबिलिटी बनाएगा अपनी। ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी जो उसकी बन जाएगी वो ये वाला अमाउंट बन गया है, मतलब दैट कुड बी लाइक समथिंग एबीसी हो गया, जो ये चौथी लाइन में जो स्टेटमेंट बनी हुई है। इसके बाद एक रिबेट मिलती है अंडर सेक्शन 87 ए की। दिस रिबेट वी विल टॉक इन द नेक्स्ट क्लास। जब हम ट्यूसडे को बात करेंगे तो हम जो पिछला चैप्टर हमने छोड़ा हुआ है उसके साथ टीडीएस भी कवर करेंगे। बट एनी आइडिया 87 ए की रिबेट क्या होती है बच्चे? 87 ए की रिबेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान रखना, क्योंकि इस बार 87 ए की रिबेट इस असेसमेंट ईयर में चेंज हुई है, इसका अमाउंट जो है, और इसीलिए इंपॉर्टेंट है और कोई खास रीजन नहीं है इसका इंपॉर्टेंट। वी विल टॉक अबाउट इट इन द नेक्स्ट क्लास ओनली। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो थोड़ा सा पढ़ के आना जो 87 ए के बारे में क्या होता है। 89 की इंपॉर्टेंट नहीं है, दो रिबेट मिलती है, एक 89 की है, एक 87 ए की है। 89 की तो 2 मिनट में समझ भी आ जाएगी, समझ 87 ए भी आ जाएगी, मगर 87 ए थोड़ी सी याद भी करनी है, तो इसलिए हल्का सा पढ़ाना। वी कैन हैव ए शॉर्ट डिस्कशन, कोई डाउट होगा तो वो क्लियर कर लेंगे, नहीं तो 87 ए में आपको सीधा सीधा बता दूंगा दो हरफा क्या होता है। इट्स अ वेरी सिंपल डिडक्शन, बट इस बारी वो चेंज हुई है, इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आप भी नए आ रहे हो, पेपर में भी कुछ नया आया है तो वो पूछ लेते हैं इसी चक्कर में, पूछेगा पुराने के लिए ही, बट है तो 87 है। तो ये टैक्स लाइबिलिटी आ गई अपनी आफ्टर रिबेट। फिर इसके ऊपर सरचार्ज डालते हैं, सरचार्ज के बाद जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस डालते हैं, तो हमारी टोटल टैक्स लाइबिलिटी बन जाती है कि ये हमारी टोटल टैक्स लाइबिलिटी है। इस टोटल टैक्स लाइबिलिटी में टीडीएस कितना कटा वो माइनस कर देते हैं, कि ये जो टैक्स लाइबिलिटी मान लो जो हम बोल रहे थे ये थर्ड लास्ट कॉलम में कि 1,30,000 की हमारी टोटल टैक्स लाइबिलिटी थी, माइनस 1,20,000 रुपए जो है वो दैट रिलेट टू टीडीएस। मेरा 1,20,000 मेरे एम्प्लॉयर ने टीडीएस काट लिया, तो बाकी एडवांस टैक्स लाइबिलिटी जो है ये 10,000 रुपए बची है। किधर गया? Shit, कहाँ चला गया यार ये? ज्यादा छेड़ना नहीं है यार इसको, मेरे को इसकी आदत नहीं है। पेज नंबर कुछ याद था बच्चे, कौन सा था? सर 547 है मेरे अंदर। 547 तो आ गया, ठीक है। एक टीसीएस भी याद रखना है, वो याद रखना कि टीसीएस भी पढ़ेंगे, क्योंकि टीसीएस में अभी जस्ट चेंज हुआ है 2 दिन पहले, तो टीसीएस भी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसी चक्कर में, क्योंकि रिसेंसी जो है वो पेपरों में पूछी जाती है जो भी रिसेंट चेंजेस हुए होते हैं। टीडीएस पढ़ते हुए हम टीसीएस पढ़ेंगे, उसको भी हम ध्यान से देखेंगे। TDS on interest। तो ये हमारी जो है ये एडवांस टैक्स लायबिलिटी बन गई आफ्टर डिडक्टिंग
टीडीएस जो है। अब नेक्स्ट जो है वो है हमारी ड्यू डेट ऑफ पेमेंट्स क्या है। तो ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स है हमारी हमारे दो तरह के बिजनेस माने जाते हैं, दो तरह के एसएससी होते हैं। एक जो एसएससी है एन एलिजिबल एसएससी इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एलिजिबल बिजनेस रेफर टू इन सेक्शन 44 एडी और 44 एडीए। तो 44 एडी में इनकी समरी असेसमेंट होती है, वो वाले बिजनेसमैन हैं ये। जैसे एक रिटेलर है, रिटेल बिजनेस जो होता है इसको सीधा सीधा जो है, अगर उसकी टर्नओवर 3 करोड़ रुपए तक की है तो वो उसको जो है कोई अपने खाते नहीं बनाने पड़ते। उसका सीधा सीधा जो है एक परसेंटेज जो उसकी टर्नओवर की है उसको इनकम मान लिया जाता है कि आपका 3 करोड़ रुपए की, अगर मतलब आपकी 1 करोड़ रुपए की इनकम है तो आपका X% जो है वो प्रॉफिट हो गया। मीन्स 1 करोड़ की सेल है तो 2 करोड़ की सेल है तो मतलब 3 करोड़ रुपए तक की सेल है तो एक छोटा सा परसेंटेज जो है वो प्रॉफिट मान लिया जाता है और उसको कहा जाता है कि इसके ऊपर टैक्स जमा करा दो। बस इतना ही काम है। तो अगर मीन्स जैसे ये 44 एडी है, फिर 44 एडी ए भी एक है, इसमें भी समरी असेसमेंट ऐसे ही होती है। मीन्स आप अगर जैसे चार्टर्ड अकाउंट कॉस्ट अकाउंटेंट बन जाते हो अब, तो आपकी 75 लाख रुपए तक की इनकम जो है उसके लिए आपको अपने खाते नहीं बनाने पड़ते, वो एडीए है। 44 एडी के अंदर 3 करोड़ रुपए तक की अगर आपकी बिजनेस की सेल है, मीन्स आपकी रिटेल की दुकान है, कोई भी रिटेल काउंटर है, वो चाहे मॉल के अंदर है चाहे अपने घर के अंदर है, जहां भी है, तो आप 3 करोड़ रुपए तक की सेल है तो आपको अपने बिजनेस अकाउंट्स नहीं बनाने पड़ते, सीधी एक परसेंटेज जो है वो प्रॉफिट मान लिया जाता है। उस प्रॉफिट के ऊपर आपको इनकम टैक्स जमा कराना होता है। वो 3 करोड़ और 2 करोड़ की लिमिट है। मे बी इस चीज को आप हल्का सा 44 एडी मार के देखोगे तो अपने आप निकल आएगा। मीन्स आप हर चीज पे मेरे पे डिपेंडेंट नहीं होगे, बड़ा सिंपल सा है। इसको पढ़ कर जाना 44 एडी क्या है, 44 एडी ए क्या है, ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। अब इसके अंदर जो है आपको जो टैक्स लगता है दैट इज बेसिकली जो एडवांस टैक्स जमा कराना है वो प्रीवियस ईयर खत्म होने से पहले पहले मींस 15 मार्च को जमा करा देना है एडवांस टैक्स। कितना जमा कराना है, जितनी आपकी एडवांस टैक्स लाइबिलिटी है उसका 100% करा देना। मींस जितना आपका टैक्स बन रहा है आपके हिसाब से आपने कैलकुलेट करना है कि मेरा जो टैक्स बनेगा वो 1.5 लाख रुपए बनेगा तो आप 1.5 लाख रुपए का टैक्स जो है वो जमा करा देंगे। अगर आप 44 एडी या एडीए के अंदर आते हैं, नॉर्मली इसमें टैक्स 1.5 लाख नहीं बनता, 15-20 हजार 50 हजार रुपए के करीब बनाते हैं बस बड़ी मुश्किल से। तो 15-20 हजार 50 हजार रुपए जो आप एडवांस टैक्स के जमा करा दोगे ऑन और बिफोर 15 मार्च। अब बाकी जो नॉर्मल एसएससी है जिसके लिए हम ये इतना टर्म टपीरा पढ़ रहे हैं, उसमें क्या है, उसमें जो आपको टैक्स जमा कराना है वो 4 किश्तों में एडवांस टैक्स जमा कराना है। मींस ये बाकी सारे एसएससीज के लिए हैं। और इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स ऑफ इनकम, किसी भी तरह से उनको इनकम आ रही हो, चाहे उनको इनकम प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन आ रही है, चाहे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ रही है, इनको एडवांस टैक्स जो है वो जमा कराना है। चाहे उनको कैजुअल इनकम आ रही है, चाहे उनको कैपिटल गेन से इनकम आ रही है, चारों ही केसेस में किसी भी तरह से इनकम आ रही है तो उनको जो टैक्स जमा कराना है वो 15% टैक्स जो है वो तो जमा करा देना है। ये टोटल टैक्स जो उसकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी वो एंटीसिपेट कर रहा है बनेगी, मतलब जो वो मतलब उसको अंदाजा हो जाता है कि मेरे को यार इस साल जो प्रॉफिट है वो 10 लाख रुपए का आएगा। तो 10 लाख रुपए के ऊपर हाइपोथेटिकली उसने जो इनकम टैक्स अपनी लायबिलिटी बनाई वो 2 लाख रुपए बना ली कि 10 लाख रुपए के ऊपर मेरे को 2 लाख रुपए का इनकम टैक्स देना पड़ेगा। पूरा कैलकुलेट करके देख लिया उसने कि इतना वो डिडक्शन ले लेगा चैप्टर 6A के अंदर, इतना उसका कैपिटल गेन्स टैक्स है, इतना उसका स्लैब्स के हिसाब से टैक्स है। तो 10 लाख रुपए के ऊपर वो 2 लाख रुपए बनता है। तो 2 लाख रुपए जैसे उसकी अगर इनकम टैक्स लाइबिलिटी बनी है तो 2 लाख का 15% जो है वो 15 जून तक जमा करा देगा। मीन्स जैसे 2024-25 प्रीवियस ईयर का टैक्स जो है, मीन्स 1 अप्रैल को साल शुरू हुआ और 15 जून को जो है वो पहली टैक्स एडवांस टैक्स लाइबिलिटी जो जमा कराने की है वो तारीख आ गई कि 15 जून मीन्स जो है इस दिन टैक्स हुए। अप्रैल मई मीन्स 2.5 महीने के अंदर अंदर, साल शुरू होते ही 2.5 महीने के अंदर अंदर 15% टैक्स आपने जमा करा देना है। फिर 3 महीने बीते, 15 जून से 15 सितंबर आया, आपने 15% टैक्स जो है तब जमा कराया था। 30% टैक्स जो है, जो टोटल इनकम आप एंटीसिपेट कर रहे हो उसका 30% टैक्स जो है वो दोबारा जमा करा देना है। अब 30% मतलब अगर आपकी पहली असेसमेंट ठीक थी तब 15 सब वो पहला हो चुका है
और 30 अब आपने करके 45% कर दिया। अगर आपके पहली असेसमेंट थोड़ी सी कम करी थी, गलत करी थी, तो आपका जो एग्रीगेट टैक्स है वो 45 होना चाहिए। मींस आपको ये नहीं कहा जा रहा कि आपको 30% टैक्स जमा कराना है ऑन और बिफोर सितंबर 15। आपको ये कहा जा रहा है कि आपको जितनी आपकी टोटल इनकम आप विजुअलाइज कर रहे हो, कि आपको अंदाजा है कि आपका जो है वो 10 लाख रुपए की इनकम हो जाएगी, उस 10 लाख रुपए के ऊपर आपको जो टैक्स लाइबिलिटी बनेगी वो 2 लाख रुपए बनेगी। तो आपको 2 लाख रुपए का 45% यानी कि 90,000 रुपए टैक्स जो है वो आपका 15 सितंबर तक जमा हो जाना चाहिए। अब उस 90,000 में से आपने जो पहले 30,000 जमा कराया हुआ था, तो वेल एंड गुड, अब 60,000 रुपए और जमा करा दो। और अगर पहली बार आपने जो है वो 20,000 जमा करा दिया था, तो अब जो है आप नाउ यू हैव टू डिपॉजिट 70,000। 30 की जगह पहली बार 20 कराया था, तो आप 70,000 कराओ। और अगर वाकई ही आखिर में आपको जो टैक्स है वो टोटल 2 लाख ही जमा कराना पड़ा, तो क्योंकि पहली बार आपने जो टैक्स जमा कराया है दैट इज 10,000 शॉर्ट। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? जरा थोड़ा सा ध्यान रखना, एक मिनट, मैं इसको इसको थोड़ा सा स्प्लिट स्क्रीन करके समझाता हूं मैं आपको। इसमें हम बात कर रहे हैं, मैंने आपको कहा कि आपने आ, 15 जून को जो टैक्स जमा कराया, 15 जून को आपने टैक्स जमा कराया 20,000, 20,000 रुपए आपने टैक्स जमा कराया। जब 20,000 रुपए आपने टैक्स जमा कराया है, तो इसका मतलब सीधा सीधा जो है आपने ये सोचा होगा कि मेरे को मेरा जो प्रॉफिट बनेगा वो कितना, मेरी जो टैक्सेबल मेरा जो टैक्स बनेगा साल के अंत में वो कितना बनेगा, 1,33,333 रुपए का टैक्स बनेगा साल के एंड में। 1,33,333 रुपए का टैक्स बनेगा टोटल। तो इसके ऊपर 15% की टैक्स लाइबिलिटी जो जो है वो 20,000 रुपए बन जाती है। तो आपने 20,000 रुपए टैक्स जमा करा दिया। 15 सितंबर आते आते आपको लगा है कि यार ये टैक्स लाइबिलिटी मेरी जो है, ये मेरा जो टैक्स है वो 1,33,000 रुपए नहीं, मेरा टैक्स जो है वो 2 लाख रुपए बन जाएगा। क्योंकि आपको एक बड़ा सेल्स ऑर्डर मिल गया, आपकी सेल अच्छी हो गई है। सेल अच्छी हो गई तो प्रॉफिट अच्छा हो जाएगा। आपने अब नया अंदाजा, आपके जो अकाउंटेंट है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है मिलके, यहाँ आप खुद ही अकाउंटेंट हो, आपने मिलके लगाया कि यार ये तो प्रॉफिट जो है 10 लाख हो जाएगा। 10 लाख के ऊपर जो टैक्स लाइबिलिटी है वो 2 लाख रुपए बन जाएगी। तो मेरे को अब जो जमा कराना है टैक्स, वो मेरे को जो है वो टोटल क्यूमुलेटिव टैक्स जो जमा करा देना चाहिए, दैट क्यूमुलेटिव शुड बी 90,000। 90,000 क्यों? क्योंकि 2 लाख का 45% जमा कराना है आपने। ठीक है ना? आर यू गाइस देयर विद मी? ये लिखा है ना हमने कि यस ऑन यस। और बिफोर सितंबर 15 अप टू 45% ऑफ एडवांस टैक्स लाइबिलिटी। तो 2 लाख की 45% जो है वो 90,000 हो जाती है। तो ये 90,000 टैक्स जमा कराना है आपको टोटल। तो आपने अब टैक्स जमा कितना कराया? 20,000 ऑलरेडी आपका जमा था। अब आपको जो है एडिशनल टैक्स जमा कराना है वो 70,000 रुपए कराया आपने, कि 70,000 रुपए टैक्स दो, 70,000 का टैक्स दो और आगे बढ़ो। ये 90,000 हो गया। अब यहाँ सरकार जो है वो आपकी बात मान लेती है, ठीक है, साल खत्म हो गया, साल खत्म हो गया और आपकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी जो है वो 2 लाख ही बनी। आपका जो असेसमेंट के लिए जो जब आप गए, आपने जो रिटर्न फाइल करी वो दिखाया कि आपने 2 लाख रुपए की टैक्स जमा कराया है। अब यहां पर जो है असेसिंग ऑफिसर आपको इमीडिएट पकड़ देगा कि यहाँ 2 लाख रुपए हुआ है, तो इसका 15% जो है, 2 लाख का 15% कितना होता है? 30,000 होता है। और तूने कितना जमा कराया हुआ है? वो कहेगा जी मैंने तो 20 कराया है। तो कहेगा ये जो 10,000 रुपए शॉर्ट टैक्स जमा कराया है, 10,000 रुपए शॉर्ट कराया ना, 30 की जगह 20 कराया है, इस 10,000 रुपए के ऊपर मेरे को ब्याज चाहिए। सरकार आपसे इस 10,000 रुपए के ऊपर ब्याज मांगती है। और वो ब्याज मांगती नहीं है, वो उसने उसे लिख के बताया हुआ है कि इफ यूर टैक्स एडवांस टैक्स फॉल्स शॉर्ट, अगर आपका एडवांस टैक्स है वो आपने कम जमा कराया है, तो आपको जो है वो इस एडवांस टैक्स, जितनी आपकी डेफिशिट एडवांस टैक्स गया है, इसके ऊपर 1% पर मंथ
1% पर मंथ के हिसाब से, 1% पर मंथ के हिसाब से आपको जो है इंटरेस्ट जमा कराना है। दिस इंटरेस्ट इज अंडर सेक्शन 234 बी, 234 बी के अंदर आपको ये जमा कराना है। तो यानी ये जो 10,000 रुपए आपके शॉर्ट गए हैं, ये 10,000 रुपए शॉर्ट जो गए आपके, ये आपने 15 मतलब एक तो जून के महीने के शॉर्ट हो गए, फिर जून के बाद जो है जुलाई के महीने के शॉर्ट हो गए, और फिर ये सितंबर में आपने पूरे कर दिए। तो 3 महीने का 1% ऑफ 10,000 के हिसाब से 300 रुपए का जो है वो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 बी आपको जमा कराना है। आप अगर नहीं कराएंगे तो आपको लास्ट में पकड़ लिया जाएगा कि इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 बी कौन जमा कराएगा, भाई इसे कराओ। ठीक है जी, तो ये पॉइंट समझ में आ गया कि ये 15% मीन्स होलिस्टिकली 15% है, 45% मीन्स होलिस्टिकली 45% है। मीन्स 15 जून तक जो हो गया वो 15 हो गया, 15 सितंबर तक जो है वो 45% हो गया, 15 दिसंबर तक जो है वो 75% हो गया, और 15 मार्च तक जो है वो 100% हो गया। मीन्स आपको 15 मार्च तक जो है अपनी 100% टैक्स लाइबिलिटी जमा करा दे। ठीक है जी, ये पॉइंट क्लियर? यस सर। कोई डाउट नहीं इसमें? ये जो डिडक्शन है इस मतलब जो ये जो इंटरेस्ट हम बात कर रहे हैं, दिस इंटरेस्ट इज अंडर सेक्शन 234 बी। तो 234 बी के साथ इसी में एक इंटरेस्ट और आ जाता है, दैट कम्स अंडर सेक्शन 234 सी। 234 सी में भी आपको जो है वो इंटरेस्ट जमा कराना पड़ सकता है। मींस अगर आपने जो ये जैसे हमारी टैक्स लाइबिलिटी थी वो 2 लाख रुपए थी, आपने जो है वो एडवांस टैक्स जो है अपना एडवांस टैक्स कितना जमा कराना है, पूरा कायदे से 2 लाख रुपए जमा कराना है टिल 31 मार्च। मीन्स यहाँ पे 15 मार्च लिखा हुआ है, 15 मार्च के बाद जो है सरकार ना पहले तो बड़ी टाइट होती हुई दिखा रही है कि 15 मार्च 2025 तक पूरा एडवांस टैक्स आपका 100% टैक्स लाइबिलिटी का आ जाना चाहिए। अब अगर नहीं आता है तो वो कहते हैं कि यार 15 मार्च तक नहीं भी जमा कराया तो 31 मार्च तक तो जमा करा दो। मीन्स एडवांस टैक्स की जो एक्चुअल लास्ट डेट हुई वो 31 मार्च हो गई। मीन्स यहाँ पर जो अपने स्लैब्स में दी हुई है हमको, ये दी हुई है 100% ऑफ एडवांस टैक्स लाइबिलिटी की डेट ऑन और बिफोर 15 मार्च। इसके बाद नोट्स जो लिखे हैं, पहला नोट क्या कह रहा है, एनी अमाउंट पेड अंडर सेक्शन 211 on or before 31st March of the previous year shall be treated as advance tax paid during the financial year। तो वो भी एडवांस टैक्स ही माना जाएगा। मीन्स 15 मार्च को भी एडवांस टैक्स है और 31 मार्च को भी एडवांस टैक्स है। तो 31 मार्च तक भी आप जमा कराते हैं तो कोई इंटरेस्ट नहीं चार्ज होगा। हाँ, आपने अब यहाँ पर जो है एक पॉइंट आ गया कि आपने जो एडवांस टैक्स है ये जैसे 31 मार्च तक जमा कराया, और ये अमाउंट आपने जो जमा कराया है, दिस अमाउंट इज से रुपीज 1,80,000, 1,80,000 रुपए आपने जो जमा करा दिए हैं। अब ये 1,80,000 रुपए जमा करा दिए तो आपने कितना एडवांस टैक्स जमा करा दिया बच्चे? दिस इज 90% ऑफ एडवांस टैक्स। जितना टैक्स देना था उसका 90% आपने जमा करा दिया। अगर आपने 90% जमा करा दिया है तो फिर आपको 234 सी के अंदर कोई ब्याज नहीं देना। अदरवाइज अब आपको 234 सी के अंदर भी इंटरेस्ट देना है, और वो इंटरेस्ट भी 1% पर मंथ के हिसाब से है कि जितना लेट जमा कराओगे उतना 1% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अब अगर 90% जमा करा दिया है तो अब आपको 234 सी का इंटरेस्ट जो है वो खत्म हो गया। 234 सी का अब आपको इंटरेस्ट नहीं देना। 234 बी और सी को एक बार हम जब आगे पहुंचेंगे तो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे। अगर टाइम नहीं मिलेगा तो इसको एग्जाम से पहले आप एक बार जो है रन थ्रू कर लेना। कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, पॉइंट बिल्कुल मतलब जो है मैंने एक बार क्लैरिटी से बता दिया है। बट कोई डाउट हो, कोई एक आधा सवाल करोगे तो अपने आप वो भी क्लियर हो जाएगा। तो ये एडवांस टैक्स जमा कराने की लास्ट डेट कौन सी हो गई? इट इज नॉट 15 मार्च, रादर इट इज 31 मार्च फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। ये पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन को एडवांस टैक्स लाइबिलिटी सिर्फ तभी बनेगी अगर उसको प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम है। वेयर एन एसएससी इज ए सीनियर सिटीजन और अ सुपर सीनियर सिटीजन,
and does not have any income chargeable under the head profits and gains of business or profession, provision of provision of advance tax is not applicable. In other words, senior citizen having business income is not liable. In other words, senior citizen not having business income is not liable to pay advance tax. Advance tax किसने जमा करना है? मतलब सीनियर सिटीजन कोई है तो उसको एडवांस टैक्स नहीं जमा करना है अनलेस एंड अनटिल ही इज हैविंग बिजनेस इनकम। ठीक है जी, पॉइंट क्लियर? चले आगे। यस सर। अब इसमें हमने एक कंसेप्ट पढ़ा है कि आपको अपनी इनकम का 15% और 45% और 75% जो है वो एडवांस टैक्स देना है और 100% एडवांस टैक्स देना है। अब कुछ इनकम्स ऐसी हैं जिसको आप प्रीएम्प्ट कर ही नहीं सकते हो, जैसे कैपिटल गेन्स है, उसको कैसे पहले एडवांस में बता सकते हो कि मेरे को कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा जी, तो इसलिए 15% टैक्स जमा करा देता हूं मैं आपको। तो कैपिटल गेन्स टैक्स जो है, या फिर आपकी कैजुअल इनकम क्या होगी कि मेरा घोड़ा जो है रेस जीत जाएगा या मेरी लॉटरी निकल आएगी, ऐसी कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये सारी इनकम के ऊपर जो टैक्स लायबिलिटी बनेगी, एडवांस टैक्स लायबिलिटी बनेगी, वो पोस्ट इवेंट बनेगी। जब ये इवेंट हो चुकी होगी, मींस आपने अपना घर बेच दिया, तो उसके बाद उसकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी। आपने शेयर्स बेच दिए, उसके बाद उसकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी, पहले नहीं बनेगी। तो आपको उसके बेसिस पे 234 बी का जो इंटरेस्ट है वो चार्ज नहीं होगा, ना कैजुअल इनकम पे होगा, ना आपको जो है वो कैपिटल गेन्स पे होगा। और अगर आपने पहली बार बिजनेस किया है, मींस दिस इज योर फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस, तो भी नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस में आप एंटीसिपेट नहीं कर सकते ना कि आपको प्रॉफिट होगा तो कितना होगा। आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते, तो आप एडवांस टैक्स लायबिलिटी कहां से लेकर आओगे? तो पहला साल ऑफ बिजनेस जो होगा उसके अंदर आपको जो है वो 234 बी का इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। आपको वो स्ट्रिक्ट रूल फॉलोज नहीं करने पड़ेंगे कि 15% ऑफ टैक्स लायबिलिटी जो है वो मेरी 15 जून तक जमा हो जाए, फिर 45% ऑफ टैक्स लायबिलिटी मेरी 15 सितंबर तक जमा हो जाए, फिर 45 के बाद 75% तक की टैक्स लायबिलिटी मेरी 15 दिसंबर तक हो जाए, और फाइनल टैक्स लायबिलिटी मेरी 15 मार्च तक हो जाए। वो स्ट्रिक्ट रूल्स आपको नहीं फॉलो करने, बट हाँ 15 मार्च तक वाला वो लास्ट वाला तो पता ही है, तब तो सब कुछ हो चुका है। 15 मार्च को भी नहीं पता चला तो 31 मार्च तक जमा करा दो, आप एक्सोनरेटेड हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक्सोनरेटेड का मतलब माफ है सब, आप जो दिल का है करो। ठीक है जी, ये पॉइंट क्लियर? ये वाला पॉइंट नंबर सी था जो मैंने आपको जो है हिंदी में समझाया। पॉइंट नंबर डी क्या है? व्हाइल कैलकुलेटिंग एडवांस टैक्स, नेट एग्रीकल्चरल इनकम शैल आल्सो बी टेकन इनटू कंसीडरेशन फॉर कंप्यूटिंग टैक्स लायबिलिटी। आप अपनी इनकम टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए जो एग्रीकल्चरल इनकम है उसको जोड़ के टैक्स लायबिलिटी निकालोगे। वो मालूम है ना अब आपको एग्रीकल्चरल इनकम पे जो टैक्स लायबिलिटी कैसे बनती है? हिमांशी ने तो बड़े अच्छे से समझा हुआ है, बाकियों को भी आइडिया है? हिमांशी एक दिन क्लास ले ले बेटा इनकी सबकी, 15 मिनट इनको पढ़ा दे सबको। हेलो? ओके सर। ओके, जस्ट के मतलब अब हम ट्यूसडे को जिस दिन मिलने वाले हैं, तो मेरी क्लास से 10 मिनट पहले जो है वो कनेक्ट होकर एक बार हिमांशी से रन थ्रू करवा लो, बड़े अच्छे से समझा देगी। ओके। ओके, सो वाइल ये एडवांस टैक्स में एग्रीकल्चरल इनकम का हो गया। इफ एन एसएससी डज नॉट पे इंस्टॉलमेंट विद इन ड्यू डेट, ही शैल बी डीम्ड टू बी एन एसएससी इन डिफॉल्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इंस्टॉलमेंट। तो एसएससी इन डिफॉल्ट है तो उसे उसका नोटिस आ सकता है, असेसिंग ऑफिसर कभी भी नोटिस दे सकता है उसको, उसको झेलना पड़ेगा। एनी सम अदर देन पेनल्टी और इंटरेस्ट पेड बाय एन एसएससी एज एडवांस टैक्स शैल बी डीम्ड टू बी ट्रीटेड एज पेमेंट ऑफ टैक्स एंड क्रेडिट फॉर सच शैल बी गिवन टू द एसएससी इन द रेगुलर असेसमेंट। जो भी वो जमा कराएगा वो टैक्स ही माना जाएगा, अगर कुछ अमाउंट उसने पेनल्टी या इंटरेस्ट के फॉर्म में ना करके किसी और तरह से किया हुआ है। जब आप एडवांस टैक्स जमा कराते हैं तो आपको बेसिकली एक चालान भरना होता है, उस चालान पे सब कुछ लिखा होता है। तो आप अगर कुछ भी भर रहे हो, आप सीधा सीधा टैक्स में ही डालते हो, तो वो टैक्स ही माना जाता है। कुछ ऐसा नहीं है कि आप 234 बी सी की लायबिलिटी पहली बार जमा करा रहे हो, वो आप आखिर में ही जमा कराते हो, क्योंकि वो बढ़ती तो है नहीं।
कि आपने नहीं जमा कराई तो बढ़ जाएगी, वो तो ब्याज है, आपने आखिर में देना 31 मार्च को, फिर जमा कराते हैं सारे के सारे कि ये भाई 600 रुपए तेरे बच गए थे, ये भी ले ले। So procedure to pay advance tax क्या है? Means make an estimate of current year's income, considering brought forward losses after deducting all allowable deduction under check। वही जो हमने ऊपर पढ़ा है वही है, बट एक बार फिर गो थ्रू कर लेते हैं। कंप्लीट टैक्स, कंप्यूट पूरी टैक्स लाइबिलिटी निकाल लेंगे, सरचार्ज डाल देंगे, एडुकेशन हेल्थ एंड एडुकेशन सेस डाल देंगे, टीडीएस माइनस कर देंगे, टीडीएस माइनस करने के बाद जो है आपका टैक्स पेबल निकाल लेंगे, where the advance tax payable is 10,000 or more, an appropriate percentage thereof should be deposited। तो 10,000 या उससे ज्यादा है तो टीडीएस मतलब एडवांस टैक्स जमा कराएंगे, अगर 10,000 से कम रह गया तो कराने की जरूरत नहीं है, सीनियर सिटीजन को वैसे ही नहीं कराने की जरूरत, अनलेस एंड अनटिल उसका जो है वो कोई बिजनेस इनकम भी है। प्रोसीजर फॉर सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट वही कैलकुलेट करना है जैसे हमने बताया है कि मतलब वो ये प्रोसीजर मैंने आपको समझा ही दिया है। बेसिकली दिस इज द प्रोसीजर। यहाँ पे शॉर्ट कमिंग रह गई थी, जैसे 20,000 जमा कराया था और अगली बार आपका रिवाइज्ड एस्टिमेट हो गया तो आपको जो एग्रीगेट टैक्स बन रहा है उसका 45 जमा कराना है। जो पुराने वाला था उसका 30 नहीं कराना, नए नए वाले का 30 कराना है। पूरा का पूरा जो है वो अप टू डेट कराना है, और साथ में आपकी टैक्स लाइबिलिटी के साथ साथ इंटरेस्ट लाइबिलिटी जो बनी है वो जो है वो राइट टाइम आने पर जो है आपको जमा करानी है, उसी टाइम कराने की जरूरत नहीं है, वो 31 मार्च में जमा करानी है जो इंटरेस्ट वगैरह की है। ऑन रिसीट ऑफ, अब क्या कहते हैं, कहीं कई बार ऐसा हो सकता है कि आपने एडवांस टैक्स जमा ही नहीं कराया। पिछले साल आपका जो एडवांस टैक्स है वो गया हुआ था 5 लाख रुपए पूरे साल का। 5 लाख रुपए का एडवांस टैक्स गया था, तो उस हिसाब से गवर्नमेंट जो है उन्होंने अपने, क्योंकि आजकल मैनलेस असेसमेंट हो रही है, असेस करने के लिए एसएससी असेस करने के लिए जो असेसिंग ऑफिसर तो है नहीं, कंप्यूटर ही असेस कर देता है। तो कंप्यूटर ने निकाला कि यार फलाने बंदे ने मीन्स से दिस जेंटलमैन और जेंटल वुमेन से हिमानी वाज देयर हु वाज सपोज टू डिपॉजिट सम एडवांस टैक्सेस दिस ईयर। पिछले साल उसकी टैक्स लाइबिलिटी 5 लाख रुपए बनी थी, तो अभी 15 जून निकल गई है, 15 जून को उसकी टैक्स लाइबिलिटी मोटा मोटी 75,000 रुपए जो है वो जमा हो जाने चाहिए थे। मैडम ने टैक्स ही नहीं जमा कराया। नेक्स्ट टाइम दोबारा 15 जून को तो असेसिंग ऑफिसर ने इग्नोर मारा कि चल 75,000 कौन सा ज्यादा अमाउंट है। फिर नेक्स्ट टाइम आया तो 45% हो जानी चाहिए थी जमा, और 45% ऑफ 5 लैक्स जो है वो 2.25 लाख रुपए हो जाती है। अब 2.25 लाख रुपए में भी एक नया पैसा नहीं टैक्स जमा हुआ, तो जो है हिमानी जी को जो है वो मैनलेस असेसमेंट के तहत एक ऑर्डर ऑफ एडवांस, एक जो है वो चला जाएगा नोटिस कि आपने जो है असेसिंग ऑफिसर जो है वो एक नोटिस भेजेगा कि आप एडवांस टैक्स क्यों नहीं जमा करा रहे। कायदे से हमारे हिसाब से आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो 2.25 लाख रुपए बनती है। तो अब जब असेसिंग ऑफिसर ने ये ऑर्डर भेज दिया तो मींस वेयर इनकम एस्टिमेटेड बाय द असेसिंग ऑफिसर इज करेक्ट। अब हिमानी को पता चला कि यार ये आ तो गई है, और क्योंकि उसके दिमाग से उतरा हुआ था, शी वॉज हाईली एंग्रॉस्ड इन हर कॉस्मेटिक्स बिजनेस, उसका पूरा का पूरा फोकस जो है वो नई ब्रांड बनाने में लगा था कि नायका को भी फोड़ देना, इतनी बढ़िया ब्रांड बनानी है मैंने। वो नायका बनाने में लगी हुई थी अपनी, और इनकम टैक्स लाइबिलिटी जमा करानी भूल गई थी। तो वेयर इनकम एस्टिमेटेड बाय असेसिंग ऑफिसर इज करेक्ट, उसको लगा कि यार ये जो असेसिंग ऑफिसर कह रहा है इतनी ही इनकम होगी मेरे को मोटा मोटी, इस साल 5 लाख का ही प्रॉफिट होएगा, मतलब 5 लाख रुपए की मेरी टैक्स लाइबिलिटी बनेगी, जितना प्रॉफिट होएगा उस हिसाब से मेरे को 2.25 लाख रुपए जो 45% टैक्स लाइबिलिटी थी वो जमा करा देनी चाहिए। तो वो चुपचाप से वो उस नोटिस के जवाब में 2.25 लाख रुपए जमा करा दे, उससे किसी को बताने की जरूरत नहीं है, किसी ने उससे कुछ नहीं पूछना। मीन्स ये जो असेसिंग ऑफिसर का जो नोटिस आएगा उसके तहत उसके कहे अनुसार आपने जमा करा दी। दूसरा आपका क्या हुआ, उसको असेसिंग ऑफिसर ने कहा कि 2.25 लाख रुपए हिमानी जी आपने जमा कराने हैं। हिमानी कह रही है कि 2.25 लाख क्यों जमा कराने हैं, इस बार तो प्रॉफिट डबल कर दिया मैंने, 10 लाख होएगा प्रॉफिट तो, और 10 लाख रुपए के हिसाब से जो मेरी टैक्स मतलब जो मेरा टैक्स टैक्स बनेगा वो 10 लाख बनेगा। प्रॉफिट तो मैंने जो है इस बार झंडे गाड़ दिए, 40 लाख पे लेके जाऊंगी, 40 लाख के ऊपर 10 लाख की टैक्स लाइबिलिटी बन रही है।
तो जब 10 लाख रुपए की टैक्स लायबिलिटी बन रही है तो हिमानी का जो है ड्यूटी बन जाता है where the assessee estimates his current income to be higher than that estimated by the assessing officer, तो वो जो है on the basis of his own estimate जो है वो टैक्स जमा कराएगी। उसको टैक्स जो है, जो असेसिंग ऑफिसर 2.25 लाख कह रहा है, वो 2.25 लाख नहीं जमा कराना। उसको जो अब जो उसकी अपनी असेसमेंट बनी है उस हिसाब से जो टैक्स है वो 4.5 लाख रुपए जमा कराना है। वो चुपचाप से 4.5 लाख रुपए जमा करा देगी। अगेन वेदर इंफॉर्मेशन टू एओ इज रिक्वायर्ड ना, एओ को जब तक तुम जो है जितना वो मांग रहा है उससे भी ज्यादा दे रहे हो तो किस लिए बताने की जरूरत है, तुमने जमा करा दिया, काम खत्म हो। एओ ने कहा मैंने 100 रुपए मांगे थे, तुम 200 रुपए मेरे दान पात्र में डाल के जा रहे हो, मेरे को क्या बताने की जरूरत पड़ी है तुमको कि क्यों दिए तुमने, मैं अपने आप बाद में देखूंगा। तो ही इज अ हैप्पी पर्सन। हैप्पीनेस में क्वेश्चन नहीं ना पूछा जाते, क्वेश्चन तो तब पूछते हैं जब दुखी होते हैं। अब तीसरा वाला पॉइंट जो है वो दुखी होने वाला आ गया कि बिजनेस चल नहीं रहा इसलिए नहीं जमा कराया, बिजनेस कम है। हो सकता है कि वो मना ही कर दे कि मेरे को जमा ही नहीं कराना, जवाब दे दे। बट अब जवाब देगी तो assessee shall submit his own estimate of current income to the assessing officer इन फॉर्म 28A। फॉर्म 20, अब ये जो है यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन गया बेटा, कि अगर असेसिंग ऑफिसर जो है आपको नोटिस दे रहा है और आपने कम टैक्स जमा कराना है या टैक्स जमा ही नहीं कराना है, तो आप फॉर्म 28A के अंदर जो है वो असेसिंग ऑफिसर को बताओगे कि वाई योर टैक्स लाइबिलिटी इज रिड्यूस्ड, मींस आपकी टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस्ड है, रिजल्टेंटली आपकी एडवांस टैक्स लाइबिलिटी भी रिड्यूस्ड है, या आपकी एडवांस टैक्स लाइबिलिटी जीरो ही बनती है। All that you have to explain to him in form number 28A, where the assessing officer is estimate his current income to be lower than the estimate, lower than that estimated by the AO. On the basis of his own estimate, assessee is basically going to inform the assessing officer of the reason कि मेरी तो कम बनती है इसलिए नहीं जमा कराया था, और अब मैं जमा करा रहा हूं, या मेरा जमा कराना बनता ही नहीं है, वो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। As per section 210(4), assessing officer can revise his order to pay advance tax and at any time before 1st March of the relevant previous year। assessing officer जो है वो 1 मार्च से पहले ही ये नोटिस दे सकता है और रिवाइज कर सकता है, यानी कि 28 फरवरी तक जो है वो एडवांस टैक्स जमा कराने के लिए जो है वो नोटिस दे सकता है या उसकी रिवीजन दे सकता है। 28 फरवरी के बाद असेसिंग ऑफिसर आपको एडवांस टैक्स जमा कराने के लिए कोई नोटिस सर्व नहीं करेगा। ठीक है जी, इज दिस पॉइंट क्लियर? दिस इज व्हाट एक्चुअली इज देयर इन दिस एडवांस टैक्स वाले केसेस में। इसके एक दो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम देख लेते हैं, देयर आर लाइक 3 और 4 देयर इन इट। एक आधा हम सॉल्व करके देख लेते हैं, हमको अगर समझ में आ रहा है तो दैट्स एक्चुअली व्हाट इट इज देयर इन दिस। उसके बाद जो है ये 234B और 234C का इंटरेस्ट है, ये भी अपने आप में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में नहीं भी आया तो आपको ये 234B और C का इंटरेस्ट है, ये जीवन में देना जरूर पड़ता है। क्योंकि आप जो है वो देख लेते हो, अगर आप सर्विस में भी हो तो आपको जिस दिन रिटर्न फाइल कर रहे होते हो उसके एक हफ्ता पहले आपको होश आनी है कि यार देखे तो सही मेरी टैक्स लाइबिलिटी कितनी बनती है। फिर पता चलता है कि यार अपनी जेब से जो है वो 10,000 रुपए टैक्स देने हैं, मतलब 15,000 रुपए टैक्स देने हैं। 15,000 में टैक्स में आपने यानी एडवांस टैक्स नहीं दिया, तो अब आपकी 234C की टैक्स लाइबिलिटी निकल आएगी कि आपने जो टैक्स है वो तो पूरा दिया नहीं हुआ था, तो अब आप 234C की टैक्स लाइबिलिटी जो है पे करो। तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इट इज। एक आधा क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसका। सो इट इज लाइक बिजनेस इनकम है एसएससी की, दिस इज मिस्टर ए, सो इंडिविजुअल हो गया, तो इसकी बिजनेस इनकम जो है वो 14,85,000 है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 31 मई 2024 को हुआ है। सो 31 मई 2024 का मतलब बच्चे हो जाता है कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, अगर आपको इसको क्लियरली नहीं बताया गया है कि इट इज फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, इक्विटी सेल करने की वजह से नहीं है, जो 111 वाला था वो नहीं है, तो इसके ऊपर जो टैक्स लाइबिलिटी बनेगी दैट विल बी 20%। और ये 12.5% कब बन जाएगी, ये 20% बनेगी इफ
not from equity on which STT charged। और अप टू डेट कौन सी है? मींस ये जो है 21 जुलाई 2024, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके असेसिंग। इस साल में जो है वो बजट 2 बार आए थे। एक बजट जो है वो इंटरिम बजट था क्योंकि इलेक्शन वाला साल था। एक बजट जो दूसरा आया था वो 22 जुलाई 2024 को आया था। तो ये डेट्स इसलिए 22 जुलाई 2024 जो डेट है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपके पास याद करने की। अगर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लायबिलिटी जो है ये आपकी ये जो है ये 22 जुलाई 2024 या उसके बाद की है, तो फिर आपका जो टैक्स बनेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स जो है दैट विल बी एट द रेट ऑफ 12.5%। ठीक है जी। फिर ये इररिस्पेक्टिव चाहे ये वाला टाइप्स का हो या प्रॉपर्टी वाला हो, दोनों ही केसेस में ये 12.5% बनेगा क्योंकि यहां पर इन्होंने इक्वेट कर दिया। यहां पर डिफरेंट कब हो सकता है? अगर कोई एसएससी कहता है कि मैं इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेते हुए प्रॉपर्टी बेची है तो वो 20% होएगा। अदरवाइज इंडेक्सेशन वगैरह का जो अगर कोई क्लॉज नहीं लिखा हो तो सीधा सीधा 12.5% होएगा। अब इस केस में प्रॉपर्टी कब बेची है, ये कैपिटल गेन्स कब लगा है अपने को? 31 मई 2024 को लगा है। तो इसके ऊपर जो टैक्स लायबिलिटी बनेगी दैट विल बी 20%। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वन ऑफ इवेंट है जो अपने असेसमेंट ईयर में हुई है, जो हमारे असेसमेंट ईयर एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, यू गाइस आर देयर यस विद सर। मी। 22 जुलाई यस सर। 2024 20%, 12.5% ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके बाद आपके जो नेक्स्ट है विनिंग फ्रॉम लॉटरीज ऑन 12 जून 2024, इस पे टैक्स कितना बनेगा 50,000 रुपए के ऊपर? कैजुअल इनकम पे टैक्स कितना बच्चे? 30%। चाहे आप घोड़े की रेस खेलो, चाहे आप लॉटरी जीतो, चाहे आप जुए में जीतो, टैक्स विल बी एट द रेट ऑफ 30%। ठीक है जी। जो कैपिटल गेन्स था दैट वाज एट द रेट ऑफ 20%, दैट वाज बिकॉज ऑफ डेट। और बाकी जो बची हुई इनकम होगी 14,85,000 या अदर इनकम में आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, अदर इनकम जो दूसरी वाली है, इन्वेस्टमेंट जो है पीपीएफ की, इन्वेस्टमेंट इन पीपीएफ जो है वो 80C के अंदर डिडक्शन मिलेगी। ये सारी की सारी जो कैलकुलेशंस हैं वो फिर आपकी नॉर्मल इनकम टैक्स लायबिलिटी आप निकालोगे, जो भी आपको जैसे भी उन्होंने दिया हुआ है उस हिसाब से। तो ये हमारी जो कैलकुलेशन आएगी वो आएगी प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, ये उन्होंने कंप्यूटेशन दे दी है। 1485 और 60 जो है वो कैपिटल गेन आ गया। विनिंग फ्रॉम ये सब मिला मिलू के जो है 16,10,000 रुपए की जो है वो ग्रॉस टोटल इनकम आ गई। और अब इस 16,10,000 रुपए की ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर टैक्स लायबिलिटी कितनी बनी है? इन्वेस्टमेंट इन पीपीएफ 10,000 दिया हुआ है, बट इस केस में हम ये प्रिज्यूम कर रहे लगते हैं कि ये बंदा जो है ये डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में आ रहा है। तो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में इसको जो है 80C की डिडक्शन नहीं मिलेगी। चैप्टर 6A में ये 80C की डिडक्शन पीपीएफ में नहीं मिलती है तो नहीं ली हमने, तो 80C वाला क्लॉज हट गया। अब इसकी जो दो केसेस बताए गए हैं, एक में है कि टीडीएस 1,70,000 रुपए कटा हुआ है, और दूसरा क्वेश्चन जो हमारा बना है कि 23,600 रुपए बना हुआ है। तो इसकी टैक्स लायबिलिटी अपन कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले तो टैक्स लायबिलिटी में दो तरह के अमाउंट हमारे जो हैं वो स्पेशल टैक्सेस वाले हो गए। 60,000 के ऊपर जो स्पेशल टैक्स है वो बन गया 12,000 रुपए। कैपिटल गेन्स के ऊपर जो टैक्स है दैट इज 12,000। 20% ऑफ 60,000 12,000 हो गया। विनिंग फ्रॉम लॉटरीज के ऊपर जो है वो कितना बन गया? 30%, तो 15,000 वो बन गया। 15 और 12 27,000 रुपए की टैक्स लायबिलिटी तो इन दोनों की बन गई। बाकी की जो इनकम है उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी जो है हमें यहाँ से 1 मिनट को उठा ली कि 15 लाख रुपए की जो बाकी इनकम है उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी 1,40,000 रुपए बन गई है। इसको एक बार थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि एग्जाम में ये 1,40,000 आपको गिवन तो नहीं होगा। यू हैव टू वर्क ऑन इट। जो आपको कैलकुलेशन करनी है इसके अंदर, क्योंकि इसकी इनकम 7 लाख रुपए से ऊपर है
इस साल में, मीन्स ये ईयर 24-25 है, तो इसमें 7 लाख रुपए से इनकम ऊपर है, इसलिए रिबेट अंडर सेक्शन 87A नहीं मिलेगा। लाइकवाइज अगर रिबेट जो है वो ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई हो और उसकी जो इनकम है 5 लाख रुपए से ऊपर हो, तो 87A का रिबेट नहीं मिलेगा। आज की डेट में आप जो इस साल इनकम अर्न कर रहे हो, इस सालों में अगर इनकम जो है वो 12 लाख रुपए से ऊपर हो, तब 87A का रिबेट नहीं मिलेगा। अदरवाइज 12 लाख रुपए तक की इनकम पे अंडर सेक्शन 87A रिबेट मिलता है। ठीक है जी, ये पॉइंट क्लियर हो गया थोड़ा सा कि 87A का रिबेट कब मिलना है और कब नहीं मिलना। आपकी अगर आप ओल्ड यस टैक्स सर। रिजीम में हो तो 5 लाख, अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में हो तो 7 लाख फॉर योर फाइनेंशियल ईयर 24-25, प्रीवियस ईयर 24-25। और अगर प्रीवियस ईयर 25-26 है तो नाउ दिस लिमिट स्टैंड्स रिवाइज्ड टू, मींस ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख ही है, न्यू टैक्स रिजीम में इट नाउ स्टैंड्स रिवाइज्ड टू 12 लाख, 12 लाख रुपए हो गए। तो यहाँ पर 87A की रिबेट इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि इसकी इनकम जो है वो 15 लाख प्लस है, तो वो खत्म हो गई। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आया वो आया है इसका एडुकेशन सेस वगैरह मिला के, तो इसकी टैक्स लाइबिलिटी जो बन गई है दैट बेसिकली कम्स टू 1,73,680 रुपीज, 1,73,680 रुपए की इसकी टैक्स लाइबिलिटी बन गई। इसमें टीडीएस कितना कटा हुआ है? केस नंबर 1 में जो है 1,70,000 रुपए कटा हुआ है, केस नंबर 2 में 23,680 रुपए कटा हुआ है। अब नेक्स्ट टोटल एडवांस टैक्स पेबल कितना हो गया? 1,73 में से 1,70 गया तो 3,680 एक में, और दूसरे में 1,50,000। तो जिसमें 3,680 है, सिंस दिस 3,680 इज लेस देन 10,000, सो नो एडवांस टैक्स लाइबिलिटी, इसकी एडवांस टैक्स लाइबिलिटी खत्म हो गई। अब इसे एडवांस टैक्स जमा ही नहीं कराना, क्योंकि अब आपका जो है 10,000 रुपए तक की एडवांस टैक्स लाइबिलिटी उससे कम है, तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनती नहीं एडवांस टैक्स देने की। और अगर आपकी अब टैक्स लाइबिलिटी 1,50,000 रुपए है, एडवांस टैक्स आपको 1,50,000 रुपए जमा कराना था, तो अब ये 1,50,000 रुपए का जो एडवांस टैक्स है, अब आप दो कंप्यूटेशंस करके देखोगे। करने के लिए क्या है, ये आपने प्रॉपर्टी कब बेची थी, कैपिटल गेन्स टैक्स कौन सी तारीख को लगा हुआ है, तो दैट हैज हैपेंड बिफोर जून। जो लॉटरी निकली है वो भी 15 जून से पहले की निकली है, और जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लगा है वो भी 15 जून से पहले का लगा है, और आपकी पहली 15 जून ही है टैक्स जमा कराने की तारीख। तो आसान सा क्वेश्चन हो गया ये कि आपको जो जितनी भी लाइबिलिटी है वो सब 15% के हिसाब से बांटते हुए चले जाना है। यू जस्ट कंप्यूट, मतलब 15%, ये जैसे ये वाला है, आपकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी 1.5 लाख है, तो आप 1.5 लाख का जो 15% है वो आपको 15 जून तक जमा कराना है। तो 1.5 लाख का 15% 22,500 हो गया। 22,500 जो अमाउंट है ये 15 जून तक जमा हो जाना चाहिए। उसके बाद 1.5 लाख का जो 30% है, यानी एग्रीगेट में 45% जो हो जाता है, तो ये 30,000 रुपए, 45,000 रुपए जो है, 30% ऑफ 15 या 45,000 रुपए जो है, ये आपका 15 सितंबर तक जमा हो जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट 30% जो है, जो आपका 15, मतलब 30, 60 और 15, 75% जो है, वो 15 दिसंबर तक जमा हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर भी आपके अगले 45,000 रुपए आ जाएंगे। और लास्ट में आखिरी दिन जो है आपका जो बचा हुआ पैसा है, मीन्स 25% जो बचा है, वो सारा भी जमा हो जाना चाहिए। 25% ऑफ 1.5 लाख विच इज 37,500। तो ये पूरे के पूरे 1.5 लाख रुपए जो है ये आपको जमा कर देने हैं बाय द एंड ऑफ ईयर, मीन्स 15 मार्च, या 15 मार्च कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 31 मार्च। तो 31 मार्च तक आपके 1.5 लाख रुपए की टैक्स लाइबिलिटी आपको जमा करा देनी है टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है गाइस, होप इट इज क्लियर। यस सर। कोई दिक्कत नहीं इसमें, बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको हमने थॉरो कर लेना है। ये बाकी की बची हुई जितनी भी कैलकुलेशंस हैं, ये जैसे इलस्ट्रेशन 42, 43, 44, इसको अपन ने सब सब अच्छे तरह से घोट के पी लेनी है। 10 मिनट लगाने हैं, क्लास खत्म करते हैं जैसे अभी हम,
तो क्लास खत्म होते ही आप जो है इसकी कंप्यूटेशन कर लोगे। अब जैसे मतलब हाइपोथेटिकली टॉकिंग, अगर ये जो हमने प्रॉपर्टी बेची थी, ये प्रॉपर्टी हमने मई में बेची है ना, कह रहे थे? इट वाज सोल्ड इन द मंथ ऑफ 31 मई या 12 जून। ये अगर ये कैजुअल इनकम जो हमको जनरेट हुई है, ये जून में ना होके जुलाई में हुई होती, मीन्स अगर ये वाले जो आपने जो टैक्स जमा कराने की डेट थी वो तो 15 जून थी, आपकी लॉटरी 15 की जगह 18 जून को निकली होती। तो ये जो एडवांस टैक्स लॉटरी का है, ये आप पहली बार तो 15% जमा नहीं कराते, आपको पता ही नहीं था कि ये लॉटरी निकलनी है, तो आप इसका जमा नहीं कराते। इसका मीन्स इसी क्वेश्चन में अगर ये आ जाता कि ये लॉटरी की तारीख जो है आपकी ये 16 जून है, तो ये लॉटरी के ऊपर जो टैक्स है, ये आप 15%, 50,000 रुपए के ऊपर 15% जो है वो आप कैलकुलेट नहीं करेंगे। रादर यू विल कैलकुलेट स्ट्रेट अवे 45% जो है वो आप सितंबर में कैलकुलेट, मतलब जून में आप इस लॉटरी के ऊपर कोई एडवांस टैक्स नहीं जमा कराते। लॉटरी के ऊपर जो एडवांस टैक्स है वो पहली बार आपका 15 सितंबर को जमा होता है, और वो जमा होता है एट द रेट ऑफ 45% स्ट्रेट। गाइस, देयर विद मी, ये पॉइंट समझ में आ गया? यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट नहीं ना? यस सर। चलो, दैट्स इंपॉर्टेंट कि किसी को कोई डाउट नहीं है। एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर लाइक ऑन द सिमिलर पैटर्न। अगर देखना है तो एक सवाल छोटा सा हम और देख के क्लास को वाइंड अप करते हैं। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स पेबल बाय एबीसी ऑन स्पेसिफाइड डेट्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स इसमें जो है वो है 2,50,000 के, ये हुए हैं 16 जुलाई 2024 को। तो 16 जुलाई 2024 जो है वो 22,222 जुलाई 2024 से पहले ही आती है, तो इसके ऊपर भी 20% टैक्स लगेगा, पूरा 20% टैक्स बनेगा जी। बैंक इंटरेस्ट जो है वो 10,000 है। टीडीएस ऑन बिजनेस इनकम जो है वो, ये हमें टीडीएस कट गया है 20,550 रुपए जो है, दिस इज द टीडीएस दैट हैज बीन डिडक्टेड। तो इसकी हम जो है वो टैक्स लाइबिलिटी एक बार निकाल लेते हैं, कि टैक्स लाइबिलिटी मेरी कितनी है और एडवांस टैक्स लाइबिलिटी कितनी है, दोनों चीजें निकल आएंगी। प्रॉफिट्स जो है वो ये, एंड व्हाट इज दिस एसएससी टाइप, सो ये एसएससी कॉर्पोरेट है, एबीसी लिमिटेड है, तो इसका मतलब कंपनी हो गई। तो प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन 1,75,000, कैपिटल गेन्स 2.5 लाख, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो बैंक इंटरेस्ट है वो 10,000। तो ये टोटल इनकम है 4,35,000 हो गई। अगेन बाइफरगेट कर देंगे, स्पेशल टैक्स जो है वो एट द रेट ऑफ 20% जो कैपिटल गेन्स के ऊपर है वो 2.5 लाख है, और 1,85,000 की जो बची हुई इनकम है उसके ऊपर टैक्स जो है वो एट द रेट ऑफ 30% है। कॉर्पोरेट्स जो है उनके ऊपर टैक्स जो है वो 30% लगता है, अनलेस एंड अनटिल प्रॉपर सेक्शन इज स्पेसिफाइड टू यू। अब वो हमारे कॉर्पोरेट असेसमेंट वाला केस भी नहीं है हमारा, तो ये चीजें फाइनल में पढ़नी है, सारा दिमाग पे बोझ इस साल नहीं डालना है। तो इसके ऊपर जो टैक्स लाइबिलिटी बनेगी हमारी वो कितनी बन गई, 2.5 लाख के ऊपर 20% के हिसाब से 50,000 बन गई, 1,85 पे 30% के हिसाब से 55,500 बन गई, और और फाइनल टैक्स लाइबिलिटी 52,000 और 57,720 बन गई, 57,220। एडवांस टैक्स जो पे करना है दैट इज मतलब टीडीएस कटा हुआ है 57,720 में, तो 20,550 का टीडीएस काट के अब मेरी जो एडवांस टैक्स पेबल है वो 52,000 और 37,170 रिस्पेक्टिवली ये बन गया है। इसको मैंने वही बांट देना है दोबारा से 15, 30, 30, 25 के हिसाब से। मीन्स अब जो वही जो हम बात कर रहे थे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्योंकि 15 जून के बाद हुआ है, तो यहां पर इसकी टैक्स लाइबिलिटी हमने कितनी बनाई है 15 जुलाई में, 15 जून में, 15 जून में वो टैक्स लाइबिलिटी निल बनी है, 15 जून को इट इज निल, और 15 सितंबर को इट इज 45%। जो मैं कैजुअल इनकम की बात कर रहा था पिछले इलस्ट्रेशन में, वो यहां पर इस कैपिटल गेन के लिए भी ट्रुथ है, वो उसमें भी ट्रुथ था, इसमें भी ट्रुथ है, क्योंकि इसका हमें अंदाजा नहीं था ना कि ये होने वाला है। दिस इज लाइक चांस इवेंट की हो गया, मैंने प्रॉपर्टी बेचने रखी थी वो बिक गई, वो हो सकता है 3 महीने ना बिकती, वो हो सकता है अगले प्रीवियस ईयर में बिकती, इस वाले में भी ना बिक के। तो इज दिस क्लियर? ये वाला पॉइंट था जो मैं क्लैरिफाई करना चाहता था, एंड दिस स्टैंड्स क्लैरिफाइड विद दिस न्यूमेरिकल। क्लियर गाइस? यस सर। यस सर।
हल्का सा अगला चैप्टर हम शुरू कर सकते हैं। इट्स टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन सैलरी। मैंने आपको बताया कि हर एक इंडिविजुअल की सैलरी जो है, जब आपको एम्प्लॉयमेंट में रखा जाएगा, तो जब आपका जो एचआर डिपार्टमेंट है, चाहे वो खुद करे कैलकुलेट अकाउंट्स डिपार्टमेंट के साथ मिलके, या फिर जो है किसी को आउटसोर्स कर दे, आपकी हर एक की इंडिविजुअल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करता है और उस हिसाब से टीडीएस काटता है। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज मींस टीडीएस का जो फर्स्ट सेक्शन है, दैट इज सेक्शन 192, ये सैलरी के अंदर आता है। इसमें हर इंडिविजुअल की सैलरी में से टीडीएस काट के सरकार को जमा कराना होता है, चाहे आप सरकारी नौकरी में हैं और चाहे आप गैर सरकारी नौकरी में हैं, ये सबका काम है, ये टीडीएस सारे जमा कराते हैं। प्राइवेट जॉब वाले भी कराते हैं और सरकारी वाले भी कराते हैं। अनलेस एंड अनटिल आपको कोई कैश में पेमेंट कर दे, मींस पता ही ना चले कि आपको सैलरी मिल रही है, तो दिस टीडीएस कम्स इनटू पिक्चर। ठीक है जी। फिर 192 के बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है, दैट इज 193। तो दिस इज टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। तो आप अगर जो है वो आपने मींस इफ जिसकी भी सिक्योरिटीज आपने ली हुई है, इंटरेस्ट मींस इन इट्स लाइक आपके पास डिबेंचर्स हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं, किसी कंपनी के आपने डिबेंचर्स बॉन्ड्स लिए हुए हैं, तो वो जब आपको इंटरेस्ट देगा, उस इंटरेस्ट के ऊपर मींस इफ द अमाउंट ऑफ सच इंटरेस्ट पेबल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर टू सच इंडिविजुअल डज नॉट एक्सीड रुपीज 5,000, interest to a resident individual or resident HUF on debentures is not subject to TDS provided the following conditions are satisfied। मीन्स अगर वो इंटरेस्ट आपको 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं दे रहा है, खाली 5,000 रुपए तक का दे रहा है सालाना ब्याज, तो उसको टीडीएस नहीं काटना है। बट जैसे ही आपका ब्याज जो है वो 5,000 रुपए से ज्यादा हुआ, तो वो टीडीएस काटेगा। मीन्स इट इज गोइंग टू डिडक्ट टीडीएस, and this TDS will be deducted at the rate of 10%। 10% टीडीएस काट लेगा। जैसे ही आपको 6,000 रुपए का ब्याज दिया, तो 6,000 रुपए ना देके आपको 5400 रुपए देगा। 600 रुपए जो है वो आपके बिहाफ पे आपके पैन के साथ, आपके पैन का मतलब हो गया आपके परमानेंट अकाउंट नंबर को क्रेडिट करते हुए इनकम टैक्स अथॉरिटीज को टीडीएस जमा करा देगा कि भाई इसको 6,000 रुपए की इनकम दी है, उसका 600 रुपए का इनकम टैक्स ये ले तेरे पास आ गया, बचा हुआ टैक्स जो है ये अपने आप भाई खुद जमा करा देगा। जैसे आपको 6,000 रुपए का ब्याज मिला और आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो जीरो बनती है, तो आप ये 600 रुपए का रिफंड ले लोगे। आपकी टैक्स लाइबिलिटी 30% के हिसाब से बनती है, तो 600 रुपए तो इन सज्जन ने आपके जमा करा दिए, बाकी के 1,200 रुपए, क्योंकि इसने तो 10% कराया ना और आपकी टैक्स लाइबिलिटी 30% बनती है, तो बाकी के 1,200 रुपए अब आप जमा कराओगे एडवांस टैक्स के प्रोविजंस को देखते हुए। सो दिस इज द मैथमेटिक्स ऑफ टैक्सेशन। टीडीएस से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं बचे हुए, वो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे ये आपका सिक्योरिटीज का था, लाइकवाइज ऑफ डिविडेंड्स का भी होता है। डिविडेंड्स में भी ऐसे ही होता है कि 5,000 रुपए तक का डिविडेंड आपको मिल रहा है, तो मींस कैश, यहाँ पर एक कंसेप्ट आ जाता है कि आपको कैश डिविडेंड मिल रहा है या डिविडेंड किसी और फॉर्म में मिल रहा है। दूसरा डिविडेंड जिस फॉर्म में मिलता है उसको हम बोनस शेयर्स कहते हैं, तो बोनस शेयर्स के ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होता है। आपको अगर कैश डिविडेंड मिले हैं तो 5,000 रुपए तक का कैश डिविडेंड एज ए डिविडेंड मिल रहा है इंडिविजुअल को, तो उसके ऊपर टीडीएस नहीं कटता है। बट 5,000 रुपए से ऊपर अगर कोई कंपनी आपको डिविडेंड देती है, तो उसको फिर वही 10% टीडीएस काटना होता है। दिस डिविडेंड एंड ऑल दीज स्टोरीज वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।